हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी फाइव पे। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच घटे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इवेंट्स के बारे में। तो आज के इस सेशन को हमने कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर किया हुआ है। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट हम मिसलेनियस सेक्शन को कवर करेंगे और जैसे ही ये दो पार्ट्स खत्म होगा हम मूव ऑन कर देंगे एमसीक्यू सेक्शन पे। और एमसीक्यूज हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि सारे के सारे आर्टिकल्स खत्म करने के बाद में एमसीक्यूज इजी हो जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए पहले आर्टिकल की ओर चलते हैं। वैश्विक निवेश जोखिम एवं लचीलापन सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025, ये रिपोर्ट जो है हाल ही में रिलीज किया गया था हैनली एंड पार्टनर्स और अल्फा जियो द्वारा। और शीर्ष 5 देशों की रैंकिंग की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, फिर डेनमार्क दूसरे स्थान पे, नॉर्वे तीसरे स्थान पे, सिंगापुर चौथे स्थान पे और स्वीडन 5वें स्थान पे। और अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो वैश्विक रैंक भारत की यहाँ पे 104वीं है और अमेरिका की यहाँ पे इस सूची में 32वीं रैंक है और चीन की 37वीं रैंक है इस सूची में। और सिंगापुर की बात करें तो शीर्ष 10 की सूची में शामिल एकमात्र एशियाई देश है। तो अब अगला आर्टिकल देखें। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 यानी कि फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल पुरस्कार 2025, तो ये हाल ही में आयोजित हुआ था कतर के दोहा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ अवार्ड है और ये मेन और वुमेन को अलग तरीके से दिया गया है। तो देखिए फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर ये मिला है ऑस्मान डेम्बेल को। ठीक है, और फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये मिला है एताना बोनमाती को। वहीं मेंस गोलकीपर की बात करें तो ये मिला है जियान ल्यूगी दोनारुमा को। और वुमेन गोलकीपर की बात करें तो ये मिला है हैना हैम्पटन को। और मेंस कोच ऑफ द ईयर की बात करें तो ये लुइस एनरिक को ये अवार्ड मिला है। और वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर की बात करें तो ये सरीना वेगमैन को मिला है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा, जो बेस्ट गोल है वो पुरुष के लिए जो अवार्ड रहेगा उसका नाम है पुस्कस अवार्ड और ये मिला है सैंटियागो मोंटियल को। वहीं बेस्ट गोल की बात करें लेकिन वुमेन्स सेक्शन में तो इस अवार्ड का नाम है मार्ता अवार्ड और ये मिला है लिस्बेथ ओवेल को। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए अगला आर्टिकल है जीआई टैग के ऊपर। तो देखिए 11 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में जो जीआई टैग जो चर्चे में रहा तो ये था पोंडुरु खादी, जो कि है आंध्र प्रदेश से। तो इसे हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ है पोंडुरु खादी को, जो कि है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। देखिए हाल ही में ध्रुव 64 काफी चर्चे में रहा क्योंकि ये भारत का पहला पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित ये माइक्रो प्रोसेसर है। और इसकी स्पेशलिटी की बात करें तो देखिए 1 गीगाहर्ट्ज की स्पीड है इसकी, जो कि 64 बिट पे वर्क करता है और ये डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। बात करें तो ये माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सीडैक द्वारा ये निर्मित है। ठीक है, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो चलिए अब अगले आर्टिकल की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए हाल ही में फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स यहाँ पे 2025 आयोजित हुआ था मुंबई में। ठीक है, और ये 6वां एडिशन था, यानी कि 6वां संस्करण था। और देखिए ये वेब सीरीज, वेब ओरिजिनल फिल्म्स और शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है ब्लैक वॉरेंट को, जो कि है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स की बात करें तो ये मिला है पाताल लोक सीजन 2, जो कि प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। और बेस्ट एक्टर मेल की बात करें तो ये ड्रामा सेक्शन में मिला है जयदीप अहलावत को, जो कि पाताल लोक सीजन 2 में इनका वर्क है। और बेस्ट एक्टर मेल में क्रिटिक्स में अगर देखा जाए तो ये जहन कपूर को मिला हुआ है इनके वेब सीरीज ब्लैक वॉरेंट के लिए। और बेस्ट एक्टर फीमेल में देखा जाए तो ड्रामा सेक्शन में ये मिला हुआ है मोनिका पवार को इनके वेब सीरीज खौफ के लिए, जो कि अवेलेबल है प्राइम वीडियो पे। और बेस्ट एक्टर फीमेल की बात करें तो क्रिटिक सेक्शन में ये मिला है रसिका दुगल शेखर को इनके वेब सीरीज होम के लिए, जो कि अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे। और बेस्ट कॉमेडी सीरीज में ये मिला है रात जवान है, जो कि है अवेलेबल है सोनी लिव पे। और बेस्ट एक्टर मेल में यहाँ पे कॉमेडी सेक्शन में ये मिला हुआ है वरुण सोपती को इनके वेब सीरीज रात जवान है में वर्क के लिए। और बेस्ट एक्टर फीमेल में ये कॉमेडी सेक्शन में ही मिला है अनन्या पांडे को इनकी वेब सीरीज कॉल मी बे के लिए। ठीक है, तो चलिए अब अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ये बिल काफी चर्चे में रहा, विकसित भारत जी राम जी बिल। तो देखिए सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं हम। ये है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। ये वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं से। और देखिए लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा,
यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। और ये बिल जो है ये मनरेगा का अपग्रेडेड वर्जन है जो कि 2005 में आया था। तो देखिए इस बिल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले रोजगार में अधिक दिन का प्रोवाइड करना, यानी कि जो मनरेगा में 100 दिनों की बात कही गई थी काम के दिन की, वो बढ़कर 125 कर दी गई है, यानी कि 25% की यहाँ पे बढ़ोतरी आपको देखी गई है। और देखिए खेती के समय यहाँ पे अवकाश की बात यहाँ पे की गई है, जैसे बुआई और कटाई के समय 60 दिन का अवकाश हो, और ये अवकाश राज्य स्थानीय फसलों के अनुसार तय करेंगे। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो खेती के लिए मजदूर उपलब्ध रहना। और यहाँ पे फंडिंग पैटर्न भी यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया है, और योजना ये पूरी तरीके से केंद्रीय प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, तो फंडिंग पैटर्न कुछ इस तरीके से है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिमालयन स्टेट पे यहाँ पे 90% सेंटर यहाँ पे योगदान रहेगा और 10% राज्य, और उसी तरीके से बाकी अन्य राज्यों में 60% यहाँ पे सेंटर की तरफ से और 40% राज्य की तरफ से, यानी कि 60:40 का यहाँ पे रेशियो है। और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा नहीं है, यानी कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इनको छोड़ के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे 100% यहाँ सेंटर यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। और इस बिल के तहत हर राज्य को यहाँ पे निश्चित बजट मिलेगा, और ज़्यादा खर्च होने पर यहाँ पे राज्य ही जिम्मेदार होगा। और इससे देखिए असीमित खर्च की व्यवस्था खत्म होगी। और देखिए तकनीकी रूप से अगर यहाँ पे बात करें तो विकसित भारत ग्रामीण अवसंरचना स्टैक यहाँ पे बनाया जाएगा, और इसे पीएम गति शक्ति योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे देखिए बेहतर निगरानी और योजना बनाने में मदद मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो चलिए अब अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। तो देखिए हाल ही में अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन 2 यहाँ पे दिसंबर 18 को शुरू हुआ था, और ये दिसंबर 30 तक चलेगी। और देखिए ये अभ्यास दूसरा संस्करण है अब तक का, और ये किन दो देशों के मध्य होती है, तो ये है भारत और संयुक्त अरब अमीरात। और इस बार का ये संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये दिसंबर के महत्वपूर्ण दिन है, हम इसे एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए हाल ही में मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया, और इसका विषय क्या था, तो ये था मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की अनिवार्यताएं, यानी कि ह्यूमन राइट्स अवर एवरीडे एसेंशियल्स। और इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी यहाँ पे मनाया गया दिसंबर 11 को। और 2025 का थीम क्या था, तो ये था ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर, फूड एंड लिवलीहुड इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड, यानी कि पहाड़ों और उससे परे पानी, भोजन और आजीविका के लिए ग्लेशियर महत्वपूर्ण है। ठीक है, और देखिए किसान दिवस 2025 ये 23 दिसंबर को यहाँ पे मनाया गया है, और इसका उद्देश्य भारतीय किसानों और उनके योगदान को सम्मानित करना। और तिथि का महत्व क्या है, तो देखिए चौधरी चरण सिंह की जयंती है ये, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे 1979 से 1980 के बीच। ठीक है, और देखिए आधिकारिक रूप से वर्ष 2001 में किसान दिवस को यहाँ पे घोषित किया गया था। ठीक है, और देखिए विश्व बास्केटबॉल दिवस 2025 21 दिसंबर को मनाया गया, क्योंकि इसी दिन यानी कि 21 दिसंबर 1891 को पहला बास्केटबॉल मैच खेला गया था, तो उसी की याद में ये विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है हर साल। और इसकी शुरुआत देखिए संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को सबसे पहले यहाँ पे की है। ठीक है, आधिकारिक रूप से यहाँ पे घोषणा की थी 2023 में। और देखिए बास्केटबॉल का आविष्कार ये जेम्स नैस्मिथ द्वारा किया गया था। और देखिए राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, और ये श्रीनिवास रामानुजन जो कि भारत के महान गणितज्ञ में से एक हैं, तो ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो इसीलिए इनकी याद में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने इसे 2011 में डिक्लेयर किया था, और तब से हर साल हम राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते आ रहे हैं। ठीक है, और देखिए हाल ही में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया, यानी कि गुड गवर्नेंस डे, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में ये दिन को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार 2025 को 101वीं जयंती यहाँ पे मनाई गई है। ठीक है, और आधिकारिक रूप से 2014 में इस दिवस को शुरू किया गया था, और तब से लेके हर साल हम सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं। और देखिए हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यहाँ पे 24 दिसंबर को मनाया गया है, यानी कि नेशनल कंज्यूमर्स डे। और इस बार की थीम जो है 2025 की ये थी एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। ठीक है, यानी कि डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान। और इसी के साथ विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2025 यहाँ पे मनाया गया था 21 दिसंबर को। ठीक है, तो अब अगला आर्टिकल देखते हैं, सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा संशोधन विधेयक 2025। देखिए हाल ही में ये बिल भी चर्चे में थी, तो इसका ऑफिशियल नेम क्या है, तो ये है सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉस बिल
2025, ठीक है, यानी कि सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025। और देखिए इस बिल का उद्देश्य क्या है, तो ये बीमा उपभोक्ताओं की सुरक्षा और बीमा प्रणाली की आधुनिकीकरण, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहली बात तो जो पुराना कानून था वो पेपर बेस्ड था, ठीक है, क्योंकि इसे मॉडर्नाइज करना है, डिजिटाइज करना है, तो अब इस वाले मॉडल से हमें हट के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल इंश्योरेंस एंड कस्टमर नंबर्स हैव इंक्रीज। देखिए डिजिटल बीमा और ग्राहकों की संख्या यहाँ पे बढ़ी है, और इसके पहले की जो कानून थी वो पेपर बेस्ड थी, तो इसलिए भी यहाँ पे अपडेट लाना जरूरी है। और पेपर बेस में यहाँ पे दिक्कतें क्या थी, तो देखिए ये डेटा एरर, क्लेम रिजेक्शन, प्राइवेसी इश्यूज में यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही थी। और इसी के साथ में इंश्योरेंस फॉर ऑल जो इनका गोल है, वो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, तो इसलिए भी ये अपडेट ज़रूरी था। और देखिए इस नए अपडेटेड बिल में 7 बड़े बदलाव किए गए हैं। हम एक एक करके सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे 100% FDI अब अलाउ कर दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में, यानी कि अब फॉरेन कंपनीज जो है वो पूरी तरीके से 100% यानी कि पूरी तरीके से उस कंपनी को ओन कर सकती है, ठीक है, जो कि पहले ये 74% यहाँ पे लिमिट रखी गई थी, तो जिसके कारण जो फॉरेन कंपनीज होती थी वो जॉइंट वेंचर पे यहाँ पे ये लोग चले जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल आता है कि पहले के बिल में यहाँ पे 74% था, और अब जो यहाँ पे नया प्रपोज बिल है उसमें 100% यहाँ पे बीमा क्षेत्र में FDI यहाँ पे अनुमति दी गई है। सत्यापित पॉलिसी धारक रिकॉर्ड अनिवार्य किए गए हैं। तो देखिए जो पहले क्लेम रिजेक्शन होते थे डेटा एरर के कारण, उसे यहाँ पे सुधार किया गया है। तो देखिए बीमा कंपनियों को अब सटीक व्यक्तिगत विवरण रखना होगा, जिसके कारण ये क्लेम रिजेक्शन ये सब ना हो। तो देखिए इसके लिए आधार या पैन नंबर हो या फिर नॉमिनी डिटेल्स हो, ये सब जो जनरली होता है उसके ऊपर थोड़ा नियम कड़े किए गए हैं। देखिए तीसरे पॉइंट में यहाँ पे डेटा की शुद्धता एवं सुरक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है, यानी कि सही और सुरक्षित डेटा की जिम्मेदारी बीमा कंपनियों की होगी। अब जो कंपनियां हैं वो ये ब्लेम नहीं कर सकती कस्टमर से कि डेटा मिस्टेक हो गई है, क्योंकि अब ये उनकी जिम्मेदारी हो चुकी है। और यहाँ पे मजबूत गोपनीयता संरक्षण की बात की गई है। जो कस्टमर डेटा है उसे किसी से शेयर या फिर उसे बेचा नहीं जा पाएगा, लेकिन ग्राहक का जो डेटा है वो कानून द्वारा यहाँ पे अगर आवश्यक होगा तो इसे जरूर किया जा सकता है एक्सेस, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में हो या फिर कस्टमर खुद कंसेंट करे, ठीक है। तो इससे एक बात तो तय है कि यहाँ पे कस्टमर की जो डेटा है वो मिसयूज होने से कहीं ना कहीं यहाँ पे नियम कड़े किए गए हैं। और यहाँ पे देखिए बीमा कंपनियां जो हैं, ये चाहे डेट ऑफ सेटलमेंट हो, डेट ऑफ रिजेक्शन हो या फिर एग्जैक्ट रीजन हो, वो सबको यहाँ पे क्लियर मेंशन यहाँ पे इन्हें करना पड़ेगा। और देखिए इस बिल से यहाँ पे डिजिटल बीमा को बढ़ावा मिलेगा, जो कि पहले पेपर बेस्ड सिस्टम पे यहाँ पे काम होता था, अब यहाँ पे डिजिटल इंडिया को यहाँ पे और मजबूती मिलेगी। और देखिए डिजिटलाइजेशन से यहाँ पे फायदा ये होगा कि जो भी फाइल हैं वो इजीली एक्सेस हो पाएंगे, फास्टर क्लेम करने में यहाँ पे आसानी होगा और पेपर वर्क कम से कम होगा। और देखिए कड़े दंडात्मक यहाँ पे प्रावधान यानी कि पेनाल्टीज यहाँ पे रखे गए हैं रूल वायलेशन पे। तो यहाँ पे अप टू 10 करोड़ या फिर 1 करोड़, तो ये सारे के सारे यहाँ पे पेनल्टीज यहाँ पे इंक्लूड किए गए। और देखिए इन सब से यहाँ पे IRDAI की पावर काफ़ी इंक्रीज होगी, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो चलिए अब अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं हम। IGU 124th अमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया। तो देखिए ये सुखमन सिंह ने जीता है यहाँ पे हरमन सचदेव को हराकर, ठीक है। तो ये जो संस्करण है इसे याद रखिएगा, ये 124वां था और जीतने वाले कौन है, तो ये है सुखमन सिंह। और इन्होंने हराया किसे है, तो हरमन सचदेव। जो दोनों प्लेयर हैं ये गोल्फ से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सुखमन सिंह किस खेल से संबंधित है, हरमन सचदेव किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए ये टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये कलकत्ता के टोलीगंज क्लब में। और ये आयोजित किसने किया था, इंडियन गोल्फ यूनियन है। और इसी के साथ में देखिए ये पूरे विश्व का सबसे पुराना लगातार खेला जाने वाला ये चैंपियनशिप है। इसकी शुरुआत 1892 में हुई थी। तो चलिए अब अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। देखिए ऑपरेशन हॉकाई पिछले हफ्ते काफ़ी चर्चे में रहा, तो एक एक करके इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 13 दिसंबर को ISIS ने एक काफिले पे अटैक किया सीरिया के पलमायरा में। इस काफिले में हमले के बाद में यहाँ पे 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए और कुछ सैनिक यहाँ पे घायल रहे। और इस हमले के जवाब में अमेरिका और जॉर्डन इन दोनों ने मिलकर ऑपरेशन हॉकाई लॉन्च किया। और इस ऑपरेशन के तहत इन्होंने 70 से ज़्यादा ISIS ठिकानों पे हमला किया पूरे सीरिया में।
ठीक है, तो यही है ऑपरेशन हॉकाई। तो चलिए अब अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। दोस्तों हाल ही में कुछ बंदरों को दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया था बेंगलुरु के एक बैनरघाटा जैविक उद्यान में, तो इसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो देखिए ये जो प्रजाति है इसका नाम है ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर, और ये कितने संख्या में लाया गया था, तो ये है 8 बंदर हैं टोटली, और 4 नर 4 मादा हैं टोटली यहाँ पे देखा जाए तो। और ये किस देश से लाया गया है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका से। और प्राकृतिक आवास अगर इस स्पीसीज की देखा जाए तो ये है दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं ये बंदर, ठीक है। और इनकी जो विशेषताएं हैं, ये इनके इंटेलिजेंस की बात कहें या फिर इनके जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, ये काफ़ी अच्छी हैं। और अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ये है सैपाजुस एपेला, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो देखिए आपका जीके फैक्ट ये हो गया, बैनरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पे है, तो ये है बेंगलुरु, ठीक है। तो चलिए अब अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। तो देखिए हाल ही में विनोद कुमार शुक्ला जी का निधन हो चुका है। अगर आपको याद हो तो देखिए 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि 2024 के लिए मिला था 2025 में इन्हें, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हो चुकी है 88 वर्ष की आयु में। और देखिए ये छत्तीसगढ़ से पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जीके फैक्ट के तौर पे इसे याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का हाल ही में लोगो और शुभंकर यहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो उसी कारण से इस आर्टिकल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। देखिए शुभंकर का नाम है मोरवीर, ठीक है, ये हाल ही में लॉन्च हुआ है। अगर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बारे में अगर हम कुछ और डिटेल में अगर बात करें तो देखिए इसका जो पहला संस्करण है ये आयोजित होगा 14 फरवरी 2026 को। और इस बार का पहला मेज़बानी कौन करने वाला है, तो ये है छत्तीसगढ़, ठीक है। और हाल ही में ये जो लोगो और शुभंकर है इसका अनावरण कहाँ पे हुआ है, तो ये बिलासपुर में। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स किसके अंतर्गत आता है, तो ये है खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत आता है ये। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का उद्देश्य क्या है, तो ये देखिए जनजातीय क्षेत्रों में खेलों का बढ़ावा देना। और देखिए इसके साथ जो टॉप परफॉर्मिंग एथलीट्स होंगे उन्हें 5 लाख की वार्षिक छात्रवृत्ति 8 वर्षों तक मिलेगी, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमने मेन आर्टिकल्स को कवर कर लिया है। अब चलिए चलते हैं मिसलेनियस सेक्शन की ओर, 1 बाय 1 इसे भी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए पहले आर्टिकल की ओर चलते हैं। देखिए हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार तिवारी, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके बारे में हम बाद में और भी डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड चीज़। चलिए अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। देखिए जोस एंटोनियो कास्ट ये चिली के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। और अगर हम चिली की बात करें तो देखिए ये साउथ अमेरिका रीजन में पड़ता है। और चिली की कैपिटल क्या है, तो ये है सैंटियागो। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो ये है पेसो, ठीक है। तो एक एक पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि जीके फैक्ट के तौर पे ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें। देखिए हाल ही में सिंगापुर के जो चांगी एयरपोर्ट है इसे वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट टाइटल 2025 मिला है ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये 14वां संस्करण था, तो ये खिताब जो जीता है चांगी हवाई अड्डे को मिला है ये। और किसके द्वारा है ये अवार्ड दिया जाता है, तो ये ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया द्वारा। चलिए अब अगला पॉइंट को देखें। देखिए हाल ही में मियाना रेलवे स्टेशन जो कि गुना में है, मध्य प्रदेश के गुना में, तो इसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। और ये अवार्ड इन्हें किस लिए मिला है, तो देखिए अपने एनर्जी इनिशिएटिव के कारण इन्होंने 9687 ये यूनिट्स इन्होंने बिजली बचाई है, तो इस कारण से इन्हें ये अवार्ड मिला है। ये वापस से रिपीट हो चुका है तो इसे इग्नोर कीजिएगा। देखिए कोयला मंत्रालय ने बी साईराम को यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, यानी कि चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए हाल ही में शिखर धवन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है, यानी कि आत्मकथा। तो इसका नाम क्या है, तो ये है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो वनडे एग्जाम में या फिर डायरेक्ट जीके फैक्ट के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो इसे याद रखिएगा। और देखिए हाल ही में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दीपावली ने यहाँ पे एंट्री की है, ठीक है, यानी कि यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट 2025। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखें। देखिए हाल ही में टाइम पत्रिका ने 2025 का एंटरटेनर ऑफ द ईयर ये नामित किया है लियोनार्डो डिकैप्रियो को। इनकी भूमिका बॉब फर्ग्यूसन जो इनकी भूमिका है फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, उसके लिए इन्हें एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 से नामित किया गया है, ठीक है। तो देखिए ये याद रखिएगा। देखिए आईआईएफएल फाइनेंस ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए मलयालम प्रकाशक और डीसी बुक्स के प्रबंध निदेशक जो है रवि डीसी, इन्हें फ्रांस की ओर से मिलने वाला शेवेलियर द ल ऑर्डरे दे आर्ट्स ए दे लेट्रेस ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, जो कि दर्शाता है इनके साहित्य, अनुवाद और भारत फ्रांस सांस्कृतिक आदान प्रदान में योगदान के लिए। तो यहाँ पे मेन कटआउट यहाँ पे निकल के ये आता है कि ये अवार्ड दिया किस देश द्वारा दिया जाता है, तो ये फ्रांस के द्वारा। और डीसी बुक्स के प्रबंध निदेशक कौन है, तो ये हैं रवि डीसी। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए अधिवक्ता शुभम अवस्थी, इन्हें वर्ष 2025 का 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड प्रदान किया गया है। और देखिए ये अवार्ड BW लीगल वर्ल्ड अवार्ड्स के 6वें संस्करण में इन्हें दिया गया है, जो कि नई दिल्ली में ये अवार्ड आयोजित किया गया था। तो चलिए अगला आर्टिकल देखें। देखिए हाल ही में विशाखापट्टनम में भारत बनाम श्रीलंका मैच हुआ था। ये मैच T20 मैच था और इसी मैच में स्मृति मंदाना ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये है 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन चुकी हैं और पूरे विश्व में इतने रन बनाने वाली ये दूसरी नंबर की खिलाड़ी हैं। और पहले नंबर पे सूजी बेट्स है जिनका टोटल स्कोर है 4716। अब अगला पॉइंट देखें। देखिए एलन मस्क हाल ही में 700 अरब डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं और उनकी कुल संपत्ति बढ़कर 749 अरब डॉलर हो चुकी है। तो याद रखिएगा ये चीज़ को। और देखिए हाल ही में भारतीय एयरटेल ने एयरटेल इंडिया का MD और CEO ये नियुक्त किया है शाश्वत शर्मा को। और देखिए आंद्रेस बाबिस, ये चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। और अगर चेक गणराज्य की बात करें तो देखिए यहाँ की राजधानी है प्राग और यहाँ की मुद्रा है करूना या फिर क्राउन। ठीक है, तो ये जीके फैक्ट के तौर पे इसे याद रखिएगा। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए हाल ही में हुरून इंडिया ने अपनी टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनियर 2025 की सूची यहाँ पे जारी की थी और इस सूची में शीर्ष स्थान पर जोमेटो के संस्थापक और CEO दीपेंद्र गोयल का नाम आया। और देखिए इस लिस्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि वर्ष 2000 के बाद में जितने भी व्यवसाय खड़े किए गए हैं जो सफल हुए हैं उन युवाओं को यहाँ पे मान्यता दी जाती है। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए हाल ही में सुप्रिया साहू को UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र का सबसे सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। देखिए हाल ही में मिलान नेडल जोकोविक को BMW ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। तो ये याद रखिएगा ये पॉइंट को, इनका नाम। और देखिए अगला पॉइंट देखें। देखिए 5वीं रेड सी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि आयोजित की गई थी सऊदी अरब के जेद्दा में, इसमें आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब हॉरिजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ को अपना पहला रामसर स्थल मिल चुका है और ये है कोपरा रिजर्वॉयर। ठीक है, यानी कि कोपरा जलाशय जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। तो इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट देखें। देखिए यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर इटली की जो व्यंजन हैं उन्हें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इटली ने अपने संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश बन चुका है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राजकुमार गोयल ने शपथ ले ली है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई है। अब अगला पॉइंट देखें। देखिए हरियाणा को अपना 23वां जिला मिल चुका है और ये है हांसी, जो कि पहले ये हिसार का हिस्सा था, लेकिन अब हांसी और नन्नौद सब डिवीजन को मिला के हांसी एक नया जिला बन चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ये वाला पॉइंट देखिए जो स्टार्टिंग में आपने मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CBI के बारे में आप पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी जो बोर्ड है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। इसमें एक चेयरमैन और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं और चारों मैनेजिंग डायरेक्टर के अलग अलग रोल होते हैं, जैसे कि एक रिटेल बैंकिंग होगा, एक कॉर्पोरेट बैंकिंग, एक ग्लोबल ऑपरेशन और एक टेक्नोलॉजी के लिए। इन चारों चीज़ों के लिए यहाँ पे अलग अलग मैनेजिंग डायरेक्टर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। और हाल ही में यहाँ पे 2 बदलाव देखने को मिला है। तो सबसे पहले एक नई नियुक्ति हुई है, ये है रवि रंजन, ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। और जो अश्विनी कुमार तिवारी थे जो पहले से मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी पॉइंट के साथ में हमने मिसलेनियस सेक्शन को भी कवर कर लिया है। अब चलिए चलते हैं MCQ सेक्शन की ओर, और इस सेशन को हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये रिवीजन बेस पे आपका जस्ट एक प्रैक्टिस सेट है जो आपने आज पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के MCQ सेक्शन को।
तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए ये है 104वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे 2 वर्ष का कार्यकाल विस्तार मिला है? तो देखिए 2 वर्ष का यहाँ पे कार्यकाल विस्तार कहा गया है, तो ये है अश्विनी कुमार तिवारी। और अगर आपको याद हो तो देखिए ये रवि रंजन, ये नए नियुक्ति हैं और 2 वर्ष का जो एक्सटेंशन मिला है वो अश्विनी कुमार तिवारी जी को मिला है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है आयताना बोनमाती ने। फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल पुरस्कार 2025 किस देश में आयोजित किया गया? तो देखिए ये कतर में आयोजित किया गया था, कतर के दोहा में। ठीक है, चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो देखिए ये हैं जोस एंटोनियो कास्ट, ये नए राष्ट्रपति बने हैं। किस रेलवे स्टेशन ने ऊर्जा बचत पहल के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 जीता? तो देखिए ये जीता है मियाना रेलवे स्टेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया द्वारा 2025 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में किस हवाई अड्डे को नामित किया गया है? तो देखिए ये है चांगी एयरपोर्ट, जो कि था सिंगापुर का। ठीक है, पोंडुरु खादी को जीआई टैग किस भारतीय राज्य से प्राप्त हुआ? तो देखिए पोंडुरु खादी ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये हैं बी साईराम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन 2 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो देखिए ये भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखिएगा इस चीज़ को। किसान दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये हैं चौधरी चरण सिंह, ये 5वें प्रधानमंत्री थे भारत के, 1979 से लेके 80 के बीच में इनका कार्यकाल था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो को किस फिल्म में भूमिका के लिए टाइम का 2025 का एंटरटेनर ऑफ द ईयर सम्मान मिला? तो देखिए ये वन बैटल आफ्टर अनदर, इसके लिए इन्हें मिला है। आईआईएफएल फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ये है बीपी कनुंगो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शेविलियर दे ले ऑर्डरे दे आर्ट्स ए दे लेत्रेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो देखिए ये प्रदान किया जाता है फ्रांस द्वारा। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस भारतीय क्रिकेट की आत्मकथा है? तो देखिए ये है शिखर धवन की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस त्योहार को वर्ष 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, यानी कि यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट 2025? तो देखिए ये है दीपावली। ठीक है, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए ये आयोजित किया गया था मुंबई में। जहान कपूर को किस वेब सीरीज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का पुरस्कार मिला? देखिए ये है ब्लैक वॉरेंट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए कानून के तहत बीमा क्षेत्र में अधिकतम एफडीआई सीमा कितनी है? तो देखिए ये बीमा कानून की बात हो रही है, तो इसमें देखिए 100% बढ़ा दी गई है। ठीक है, एफडीआई पहले कितनी थी? तो पिछले कानून में ये 74% थी, लेकिन अब नए बिल में ये प्रपोज किया गया है 100% का, तो इसे याद रखिएगा। देखिए ये नए इंश्योरेंस बिल के बारे में बात हो रही है, तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस विधेयक के तहत किस प्राधिकरण की शक्ति मजबूत की गई है? तो देखिए ये है IRDAI। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 में 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये है शुभम अवस्थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी कौन बनी? तो देखिए ये है स्मृति मंदाना। भारत की 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती? तो देखिए ये है सुखमन सिंह, इन्होंने ये जीता है। राष्ट्रीय गणित दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो देखिए ये श्रीनिवास रामानुजन के जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑपरेशन हॉकाई किन 2 देशों ने संयुक्त रूप से शुरू किया? तो देखिए ये शुरू किया था अमेरिका और जॉर्डन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हुरून इंडिया की टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनिया 2025 सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो देखिए ये है दीपेंद्र गोयल, जोमैटो के CEO। ठीक है, फाउंडर एंड CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व ध्यान दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए ये 21 दिसंबर को मनाया गया। विश्व बास्केटबॉल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए ये भी मनाया जाता है 21 दिसंबर को ही। 700 अरब डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो देखिए ये है एलॉन मस्क।
इनकी कुल संपत्ति कितनी तक रीच हो गई थी, ये $749 बिलियन। ठीक है। भारतीय एयरटेल द्वारा एयरटेल इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो देखिए ये है शाश्वत शर्मा। बैनरघट्टा जैविक उद्यान में कितने ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का आयात किया गया, तो देखिए ये टोटल 8 थे। ठीक है। ये कहाँ से आयात किया गया है, तो ये साउथ अफ्रीका से। और बैनरघट्टा कहाँ पे है, बैनरघट्टा जैविक उद्यान, तो ये बेंगलुरु में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, मानवाधिकार दिवस 2025 का विषय क्या है, तो देखिए ये है ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल, यानी कि मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की अनिवार्यताएं। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आंद्रेस बाबिस किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो देखिए ये चेक गणराज्य के बने थे। ठीक है। यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025, जो कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है, इसे किसने जीता, तो देखिए ये है सुप्रिया साहू, इन्हें ये पुरस्कार मिला था। ये वाला क्वेश्चन देखें, BMW के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए ये हैं मिलान नेडेलजोकोविक, इन्हें ही अपॉइंट किया गया है नए सीईओ के रूप में BMW के। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कौन सा जलाशय बना है, तो देखिए ये है कोपरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित 5वीं रेड सी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए ये है आलिया भट्ट। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, कौन सा देश अपने संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजनों को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता पाने वाला विश्व का पहला देश बना है, तो देखिए ये है इटली। ध्रुव 64 को माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम यानी कि MDP माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो देखिए ये डेवलप किया गया था CDAC द्वारा। और आपको याद हो तो ये इसकी स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज़ है, 1.0 गीगाहर्ट्ज़। और ये भारत में पूरी तरीके से भारत में बनने वाली माइक्रो प्रोसेसर चिप है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है, तो देखिए ये हैं राजकुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो देखिए ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हरियाणा ने किस स्थान को अपना 23वां जिला घोषित किया है, तो देखिए ये है हांसी, ये 23वां जिला बन चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो देखिए ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो देखिए ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार बने, तो देखिए ये छत्तीसगढ़ के थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें ही मिला था, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है, तो देखिए ये है मोरवीर। ठीक है। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जापान क्षमता के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनः शुरू करने की तैयारी कर रहा है, तो देखिए हाल ही में ये चर्चे में था, इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। देखिए फुकुशिमा डाइची एक्सीडेंट के बाद में जापान ने अपने कई न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिया था, जिसके बाद में अब जाके वो काशिवाज़ाकी कारिबा जो है इसे वापस से स्टार्ट करने जा रहा है। ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ में हमने आज का MCQ सेक्शन को भी कंप्लीट कर दिया है और ये आपके लिए एक रिवीजन क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी करेक्ट आंसर पहले देगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, जिससे बाकी लोग भी समझ जाएं कि सही आंसर कौन से हैं। और देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में हम आज के इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जाके ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम लाते रहेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में यूज़फुल हों। कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए अब अलविदा लेते हैं आप सभी से। फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, बाय एंड टेक केयर।